देखिए, इन्वायरमेंट में जो हम पढ़ा रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन, लेक्चर नंबर 7 को पढ़ा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन है जिसमें, और ये 5 लेक्चर जो 7, 8, 9, 10, 11 ये जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। इसमें हमने जलवायु परिवर्तन का परिचय को पढ़ाया है, परिचय देखा है। आईपीसीसी क्या है इसको हम आज पढ़ाएंगे। इसका जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है, जलवायु परिवर्तन के खतरे क्या हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, और भारत में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है, मौलिक संकल्पनाएं क्या हैं। हम पिछले लेक्चर में इसको हम कुछ देखे थे, कुछ आज देखेंगे। साथ ही आज हम उन चीजों पर डिस्कस करेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा या आपने टीवी में देखा होगा कि कार्बन क्रेडिट क्या होती है। हम आज उसको पढ़ेंगे। कार्बन क्रेडिट क्या होती है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, कार्बन का व्यापार कैसे होता है, हम उसको समझेंगे। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, हम उसको देखेंगे। कार्बन स्पेस क्या होता है, हम उसको समझेंगे। ग्रीन इकोनॉमी क्या है और ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है, हम ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है इन्वायरमेंट की, हम उसको देखेंगे और वो हम आज ही देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने जलवायु पढ़ाई थी कि जलवायु किसे कहते हैं। कोई भी विद्यार्थी जो यहाँ बताना चाहे कि जलवायु किसे कहते हैं, अपना मोबाइल को अनम्यूट करके वह बता सकता है। मौसम किसे कहते हैं, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, कोई भी व्यक्ति बताए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। मौसम दिन प्रतिदिन जो हमारे आसपास पर्यावरण में जो दिन प्रतिदिन का वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं, और 35 वर्ष के मौसम का अध्ययन जलवायु कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था। और जलवायु क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट में ग्लोबल वार्मिंग इसका सब कॉन्सेप्ट है। क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल कूलिंग भी आता है, ग्लोबल डाइमिंग भी आता है, ओशियन एसिडिफिकेशन भी आता है, ग्लोबल वार्मिंग भी आता है, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, चेंज इन विंड पैटर्न, चेंज इन अदर फैक्टर भी क्लाइमेट चेंज में शामिल है। हमने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज होने के कारण एक तो प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों में रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट को हमने जाना था, रोटेशन ऑफ अर्थ इट एक्सिस को जाना था, वर्ल्ड रोटेशन ऑफ अर्थ सोलर को जाना था, वॉल्केनिज्म को जाना था, SWR को जाना था और क्लाउड्स को जाना था। मानवीय कारणों में हमने डिफॉरेस्टेशन निर्वनीकरण को जाना था, एग्रीकल्चर भी एक मानवीय कारण है, पशुपालन भी मानवीय कारण है। फिर हमने ग्रीन हाउसेस गैसेस देखी थी और हमने देखा था कि उनके स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत कौन सा है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मोटर व्हीकल, इंडस्ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत है। इसी तरह हमने नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और ओजोन और CFC और CH4 मीथेन और SF6 को समझा था और अब हम इसके आगे समझते हैं। लक्ष्मण जी PPT शेयर की जाए। जब तक लक्ष्मण जी PPT शेयर करते हैं तब तक हम पढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। उस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
सबसे पहले हम एक संस्था के बारे में जानते हैं। उस संस्था का नाम है IPCC। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर आप IPCC का फुल फॉर्म जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC जो है वो साइंटिफिक बॉडी है किसकी? UNFCC, यूनाइटेड नेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर आपसे पूछा जाए कि UNFCCC की साइंटिफिक बॉडी है तो वो बताएंगे आप IPCC। लक्ष्मण जी PPT शेयर की जाए। IPCC की पांचवी रिपोर्ट का वर्तमान में देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इम्पैक्ट को पढ़ा जा रहा है। इसमें एक संस्था का नाम है IPCC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो IPCC साइंटिफिक बॉडी है UNFCCC की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है UNFCCC की साइंटिफिक बॉडी का नाम है तो आप बताएंगे IPCC है। और IPCC ने अपनी पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत की है वर्तमान में। कुछ समय पहले जनवरी 20 में उसने पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है हम इसको पढ़ते हैं। उस रिपोर्ट में, पांचवी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। मैं थोड़े से इंग्लिश के शब्द लिख देता हूँ, आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। कि जो विश्व का तापमान है वो निश्चित रूप से बढ़ रहा है। सर्टेनली इंक्रीज का अर्थ है निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और जब यह टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ओशियन लेवल, जो समुद्र का जल स्तर है वह भी बढ़ेगा। और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि कई जो देश हैं, जैसे मान लीजिए जो समुद्र किनारे स्थित हैं, तो वह देश जलमग्न हो जाएंगे। ये खतरा भी बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कैसे कैसे हमें दिखेगा। तो सबसे पहला प्रभाव, लक्ष्मण जी चेक करते जाइए मेरे साथ। ग्लोबल वार्मिंग का जो पहला प्रभाव दिखेगा वो CO2 की मात्रा में वृद्धि दिखेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी मैंने थोड़ा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे CO2 ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो CO2 निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि कार्बन सिंक का काम कौन कौन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधे भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, जितने भी महासागर हैं वो भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, और जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर भी कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन सिंक कौन कौन से हैं। तो 3 कार्बन सिंक हैं। अब हम यहाँ आते हैं ओशियन वाटर, मतलब समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो CO2 निकलेगा। CO2 निकलेगा तो CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी। अब नीचे इसको ऊपर कीजिए PPT को। हाँ थोड़ा सा नीचे कीजिए, थोड़ा सा PPT। हाँ बस ये, जब CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी तो आइस जब मेल्टिंग होगा, आइस मेल्टिंग को अंडरलाइन कर दें लक्ष्मण जी, आइस मेल्टिंग को अंडरलाइन करें। देखिए आइस मेल्टिंग मतलब ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वह बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी। चलिए अगला PPT लीजिए, PPT 11। देखिए पेड़ पौधों
पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों की संख्या में वृद्धि, पादपों की संख्या में कार्बन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, पादपों की संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, 2 लाइन नोट कर लीजिए आप सरल भाषा में, क्योंकि ये थोड़ी टफ भाषा हो गई है, मैं सरल भाषा में लिखा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखें। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का फर्स्ट है CO2 की मात्रा में वृद्धि। CO2 की मात्रा में वृद्धि, CO2 के संग्रहण के निम्न 3 स्रोत हैं। CO2 के संग्रहण के निम्न 3 स्रोत हैं। आप लोगों को ये लिखना है। पहला, महासागर, दूसरा ध्रुवों में जमी बर्फ, और तीसरा समस्त पेड़ पौधे। मैं जो लिखवा रहा हूँ, CO2 की मात्रा में वृद्धि होने के कारण वृद्धि के 3 स्रोत हैं। पहला है महासागर, दूसरा है ध्रुवों में जमी बर्फ, और तीसरा है समस्त पेड़ पौधे। ये तीनों ही कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये चीज लिख लीजिए। उम्मीद है सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब यहाँ हम दूसरे पे आते हैं, समुद्री जल स्तर में वृद्धि। जो दूसरा जो है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ये होगा कि समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होगी, और समुद्र के जल स्तर में यदि वृद्धि होगी तो जितने भी द्वीपीय देश हैं और तटवर्ती देश हैं, कोस्टल एरिया हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी समस्या आएगी यदि वैश्विक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो द्वीपीय देश, जितने भी द्वीपीय देश हैं जो समुद्र के किनारे हैं, वो उसके जलमग्न होने का खतरा होगा। कोस्टल एरिया भी जलमग्न होंगे। तीसरा प्रभाव, समुद्र में समुद्री अम्लीकरण, ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ जाएगा। इसको टिक करते जाइए बस, ओशियन एसिडिफिकेशन। चौथा है वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन आएगा। पांचवा है बाढ़ एवं सूखे की फ्रिक्वेंसी में वृद्धि होगी, यानी बाढ़ एवं सूखा बढ़ जाएगा। छठा है ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी एवं फ्रिक्वेंसी में वृद्धि हो जाएगी। ट्रॉपिकल साइकिल की इंटेंसिटी एवं फ्रिक्वेंसी में वृद्धि हो जाएगी। सातवां है कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी होगी, अर्थात खाद्यान्न संकट हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। आठवां है ग्लेशियर मेल्टिंग होगा, यानी ध्रुवों पर जो बर्फ ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे। नौवां है महासागरीय धाराओं में परिवर्तन की संभावना हो जाएगी। 10वां है पर्यावरणीय संकट की स्थिति सामने आ जाएगी। 11वां है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में कमी आ जाएगी। 12वां है क्लाइमेट रिफ्यूजी, जलवायु शरणार्थी में वृद्धि हो जाएगी। और 13वां है बीमारियों एवं रोग में वृद्धि हो जाएगी। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का ये प्रभाव पड़ रहे हैं, और इस प्रभाव में लगभग 12-13 प्रभाव होंगे ग्लोबल वार्मिंग के। अब जैसा कि मैं पिछले बार भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, आज भी मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि मैंने मोस्ट टॉपिक लिखवा दिए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव होगा। अब आपको जो मैंने जैसे टॉपिक लिखाया है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, तो आपको 4-5 लाइन इसमें लिखना है। समुद्र में अम्लीकरण हो जाएगा, इसमें भी लिखना है। यानी 13 टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ लिखकर व्हाट्सएप करना है, और इसको हम चेक करेंगे। और
आपके मेंस का उत्तर तैयार होगा इससे। ठीक है, करेंगे आप लोग? यस सर। चलिए करेंगे आप लोग, चलिए उम्मीद है करेंगे। चलिए अगली पीपीटी लगाइए, पीपीटी 12। हाँ, अब हम दो शब्दों को समझते हैं, ग्लोबल डाइमिंग एंड ग्लोबल कूलिंग। इन दो शब्दों का छोटा सा अर्थ है। ग्लोबल डाइमिंग जो होता है, ग्लोबल डाइमिंग होता है कि टेम्परेचर की कमी, तापमान का कम होना ग्लोबल डाइमिंग कहलाता है। इन टर्मिनोलॉजी को भूलना नहीं। ग्लोबल डाइमिंग होता है तापमान की कमी, और हीट की कमी होता है ग्लोबल कूलिंग। हीट की कमी होती है ग्लोबल कूलिंग। ठीक है, ये दो शब्द नीचे दिए हैं, ग्लोबल डाइमिंग और ग्लोबल कूलिंग। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हीट की कमी को कहते हैं ग्लोबल कूलिंग और टेम्परेचर की कमी को कहते हैं ग्लोबल डाइमिंग। अब देखिए होता कैसे है, ये स्थिति कैसे पैदा होती है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, एक मैंने चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो सूर्य की मतलब वायुमंडल में एक परत बन जाती है। जैसे जो काले डॉट डॉट करके हैं, इसको मैंने एक परत बनाया है। काला जो डॉट डॉट जो है चारों ओर से मैंने घेरा है, वो एक तरह से परत बन जाती है। वायुमंडल में जैसे पृथ्वी से 8-10 किलोमीटर ऊंचाई पर एक परत का निर्माण हो जाता है, और जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें उसको परत को भेद नहीं पाती। सूर्य की किरणें उस परत को भेद नहीं पाती, और वहां पर जो हीट की कमी और टेम्परेचर की कमी हो जाती है। अर्थात जो परत बनती है वो सल्फर कण के कारण बनती है। सल्फर कण को अंडरलाइन कीजिए। सल्फर कण की एक परत बन जाती है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो कम से कम कई बड़े एरिया में पृथ्वी के वायुमंडल में 8-10 किलोमीटर ऊंचाई पर एक परत का निर्माण हो जाता है। उस परत के निर्माण से हीट में कमी और टेम्परेचर में कमी आ जाती है, और इसी क्रिया को ग्लोबल डाइमिंग और ग्लोबल कूलिंग कहते हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल डाइमिंग और ग्लोबल कूलिंग शब्द किससे संबंधित हैं, तो आप बताएंगे कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी से 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर घना कोहरा जैसी एक परत पड़ जाती है, और ये परत में सल्फर के कण होते हैं, और उसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है उस परत को भेद नहीं पाता है, जिसके कारण हीट में कमी होती है। हीट में कमी की स्थिति ग्लोबल कूलिंग कहलाती है, और टेम्परेचर में कमी की स्थिति ग्लोबल डाइमिंग कहलाती है। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, और मैं जब ये पीरियड खत्म होगा तो आपसे पूछूंगा ग्लोबल डाइमिंग और ग्लोबल कूलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन के लिए दो शब्द हैं, एक तो एडॉप्टेशन अनुकूलन को समझेंगे, और दूसरा मैनेजमेंट प्रभाव को समझेंगे। अब मैनेजमेंट प्रबंधन में हम दो स्तर पर इसका प्रबंधन करेंगे। पहला लोकल या इंडिविजुअल लेवल पर, और दूसरा पॉलिसी या कॉन्फ्रेंस लेवल पर। इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे, कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, और इधर लोकल लेवल पर या हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं हम उसको समझेंगे। प्रबंधन को समझने के लिए पहले हम एडॉप्टेशन को समझते हैं, अनुकूलन को समझते हैं कि हम क्या विधि का अनुकूलन करें। देखिए, अनुकूलन से अर्थ होता है कि अगर कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से परिवर्तित हो जाना। एडॉप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज ही हो रहा है और हम उसका
प्रबंधन करने में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना कि हम विपरीत परिस्थितियों में कैसे जीवित रहे, उसको एडॉप्टेशन बोलते हैं। और इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से परिवर्तित हो जाना। अंडरलाइन कर लें आप, लक्ष्मण जी इसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से परिवर्तित हो जाना, इसी को एडॉप्टेशन बोलते हैं। अब इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दी, मतलब नीचे कर दीजिए, सॉरी ऊपर कर दीजिए पीपीटी को। तो हाँ, बस 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 देखिए, हमने एग्रीकल्चर को एग्जाम्पल के रूप में लिया है। मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो पा रहा, वो उस स्तर पर नहीं आ पा रहा, तो हम एग्रीकल्चर में क्या करेंगे? कृषि में हम सबसे पहले क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर को अपनाएंगे। मतलब जैसा आज हमारा क्लाइमेट है, उस स्थिति में हम उस हिसाब से अपनी कृषि को अपनाएंगे। क्लाइमेट फ्रेंडली को अपनाने के लिए क्या करना होगा? हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाना होगा। यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को हम कैसे अपनाएंगे? तो हमें उसे अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला, शून्य जुताई कृषि करना पड़ेगा, जीरो फार्मिंग एग्रीकल्चर को करना पड़ेगा। फर्स्ट, शून्य जुताई कृषि, जीरो फार्मिंग एग्रीकल्चर को करना पड़ेगा। जीरो फार्मिंग एग्रीकल्चर तो मैं संक्षिप्त रूप में यहाँ समझा दूं, हालांकि ये ज्योग्राफी की चीज है, परंतु फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त समझा दूं। ऐसी कृषि जिसमें हम फर्टिलाइजेशन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम जो प्राकृतिक खाद है, जैसे गोबर की खाद, मल मूत्र से जो खाद बनती है, उसका प्रयोग करते हैं, उसको शून्य जुताई कृषि कहते हैं। और इस कृषि में लागत बहुत कम होती है और हमें ऑर्गेनिक फसल प्राप्त होती है। इसी को शून्य जुताई कृषि कहते हैं। जब जो सर एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, वहां इसको काफी डिस्कस किया जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरा है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का यहाँ अर्थ है कि जो हमें प्रकृति से मिल जाए, उस आधार पर हम कृषि करें। तीसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ है कि हम ऐसे फर्टिलाइजेशन का प्रयोग करें जो हमारे जानवर के मलमूत्र या हमारे मलमूत्र से प्राप्त हो, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई स्मार्ट कृषि। अगर वायुमंडल में परिवर्तन नहीं हो तो हमें इस हिसाब से एडॉप्ट करना होगा। इसी प्रकार हमें अपने पशुपालन पर नियंत्रण रखना होगा और चावल की खेती को कम करना होगा। पशुपालन पर नियंत्रण रखना होगा, चावल की खेती को कम करना होगा, तो हम इस तरह से अनुकूलन होगा। तो एक भविष्य की एक प्लानिंग है। अगर मान लीजिए हम क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन ही नहीं कर पाए और क्लाइमेट बुरी तरह से प्रभावित होगा, तो एक प्लानिंग के रूप में भविष्य में हम कृषि को इस रूप में देखेंगे। ये वर्तमान नहीं है, भविष्य की बात। अगर इसमें से कोई ऑप्शन आता है, यूपीएससी पूछती है, तो आपको इसी हिसाब से जवाब देना है। चलिए अगली पीपीटी लगाइए, पीपीटी 13। जो पीपीटी 13 है, पीपीटी 13 में मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है सीएसए। सीएसए का अर्थ है क्लाइमेट स्मार्ट कृषि। सीएसए का अर्थ है क्लाइमेट स्मार्ट कृषि। यह लागत कम पर आधारित है, लागत कम पर आधारित है और उत्पादन अधिक पर आधारित है। देखिए लक्ष्मण जी, जरा जो मैं शब्द पढ़ रहा हूँ उसको टिक करते जाइए। सीएसए का अर्थ है क्लाइमेट स्मार्ट कृषि। यह, इसमें लागत कम होगी और उत्पादन अधिक होगा, और जब उत्पादन अधिक होगा तो खाद्यान्न संकट समाप्त हो जाएगा।
सीएसए क्लाइमेट स्मार्ट कृषि है, लागत कम आएगी, उत्पादन अधिक मिलेगा, तो खाद्यान्न संकट इसका है, खाद्यान्न संकट खत्म होगा। और जब लागत कम उत्पादन अधिक तो लाभ अधिक होगा, जब लाभ अधिक होगा तो रोजगार अधिक मिलेगा और खाद्यान्न का संकट समाप्त हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते तो इसको ध्यान रख सकते हैं कि सीएसए क्लाइमेट स्मार्ट कृषि होती है, यह लागत कम की बात करती है, उत्पादन अधिक की बात करती है, और जब लागत कम उत्पादन अधिक होगा तो लाभ अधिक होगा, लाभ अधिक होगा तो रोजगार अधिक होगा और खाद्यान्न संकट खत्म होगा। ठीक है, अब आते हैं तापमान को कम करने के उपाय। तापमान को कम करने के क्या उपाय हैं, इसको हम समझते हैं। तापमान यदि कम होगा, तापमान कम होगा, कम करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसें भी कम हो जाएंगी। एक चीज समझने की है, अगर हमें तापमान टेम्परेचर को कम करना है जो काफी बढ़ रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसें कम करनी होंगी। कुछ वैज्ञानिकों ने 3 उपाय दिए हैं, उन 3 उपायों को हम समझते हैं। वैज्ञानिकों ने 3 ऐसे उपाय सुझाए हैं, वो 3 उपाय क्या हैं? हालांकि ये उपाय बड़े हास्यास्पद हैं, परंतु क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। पहला उपाय, महासागरों में प्लास्टिक की चादर बिछा दी जाए। पहला कथन को टिक करिए। कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि टेम्परेचर को कम करने के लिए जितने भी महासागर हैं उनमें प्लास्टिक की चादर बिछा दी जाए। पहली चीज तो ये बड़ा असंभव सा उपाय है कि महासागरों में प्लास्टिक की चादर बिछाएंगे कैसे हम। चादर को बिछाने का फायदा ये होगा कि किरणें परावर्तित हो जाएंगी, तो महासागरों में जल में तापमान नहीं बढ़ेगा, किरणें परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, परावर्तित हो जाएंगी, पर ये बड़ा श्रम साध्य काम है, क्योंकि महासागरों का आकार, लंबाई, चौड़ाई इतनी अधिक होती है और इसमें इतना खर्चा आएगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो पर वैज्ञानिकों ने उपाय सुझाए थे कि महासागरों में प्लास्टिक की चादर बिछा दें। दूसरा जो वैज्ञानिकों ने उपाय सुझाया है वो है पृथ्वी के वायुमंडल में मिरर लगा दिया जाए। मिरर मतलब कांच होता है, आईना होता है, कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है यदि उसमें हम मिरर लगा दें तो बहुत सी किरणें वहां से परावर्तित होकर चली जाएंगी। परंतु यह भी एक बहुत बड़ा और श्रम साध्य काम है कि मिरर कैसे लगाया जाएगा, परंतु यह उपाय दिया है। तीसरा उपाय है सल्फर कणों को बैलून में भरकर फैला दिया जाए। अब सल्फर के कण बैलून में लेके हम फैलाएंगे तो यह ज्वालामुखी, जैसे अभी हमने पढ़ाया था ना ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल डाइमिंग, उसमें क्या सल्फर के कण वायुमंडल में फैल जाते हैं और यही एक कह रहा है कि एक गुब्बारे में भर के, बैलून में भर के ऊपर ऊंचाई पर ले जाके सल्फर के कणों को फैला दिया जाए। जब सल्फर के कण फैल जाते हैं तो वहां से जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें सल्फर के कण रोक लेंगे और वायु का तापमान नहीं, पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ेगा। परंतु ये जो तीनों उपाय जो दिए गए हैं, वैज्ञानिकों ने दिए गए हैं, ये बड़े श्रम साध्य उपाय है और काफी खर्चीले उपाय हैं, और ऐसा करना मतलब नामुमकिन तो नहीं है, परंतु बहुत ही मुश्किल भरा कार्य है। ठीक है, अब अन्य उपायों पर चर्चा करते हैं। ये तो हो गए वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए। अन्य उपाय देखते हैं, अन्य कौन कौन से उपाय। पहला उपाय, और ऊपर कर दीजिए, बस बस। अन्य उपाय में पहला उपाय है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, संग्रहण। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन संग्रहण अर्थात जो वायुमंडल की GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो वायुमंडल में, वो जैसे CO2 बड़ी मात्रा में, तो CO2 को सोखना या अवशोषित करना। वायुमंडल की जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे एक एग्जाम्पल CO2 भी है, तो CO2 को हम सोख लें या अवशोषित करें, और कैसे सोखें और कैसे अवशोषित करें, इस पर दो बातें कही गई हैं। एक तो जियोलॉजिकल उपाय सुझाए गए हैं और दूसरा एफोरेस्टेशन के उपाय सुझाए। हम चर्चा कर रहे थे कि तापमान को कम करने के क्या उपाय हैं।
तापमान को कम करने के जो वैज्ञानिकों द्वारा उपाय दिए गए हैं वो 3 उपाय दिए गए हैं जो कि काफी श्रम साध्य हैं और उसका रिजल्ट मिले ना मिले बाद में पता चलेगा, पर 3 उपाय की हम चर्चा कर चुके हैं। हम अन्य उपाय को समझ रहे हैं तापमान को कम करने के। उसमें कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को समझ रहे हैं, उसको हिंदी में संग्रहण बोलते हैं। सेक्वेस्ट्रेशन को संग्रहण मतलब जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों को हम एक एकत्रित कर लें। उसके भी हम 2 उपाय हैं। एक तो जियोलॉजिकल उपाय है। जियोलॉजिकल उपाय में है ड्रिल करके जमीन के अंदर हम जो गैसेज हैं उनका संग्रहण करें और संग्रहण करके हम जमीन के अंदर छेद करें या गड्ढा बनाएं और उन गैसों को डाल दें। एक तो जियोलॉजिकल उपाय है, ऐसा किया जा सकता है, हालांकि यह भी बहुत बड़ा श्रम साध्य काम होगा। और दूसरा है एफोरेस्टेशन, या अर्थात पेड़ों की मात्रा बढ़ाकर उनके द्वारा CO2 को सोख देना। ये उपाय संभव है। अगर हम वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा CO2 ग्रहण करेंगे और CO2 की मात्रा में कमी आएगी, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में कमी आएगी। जो जियोलॉजिकल उपाय है कि पहले तो हम पूरा CO2 को संग्रहित कर लें एक जगह और गड्ढा करके उसमें दबा दें। तो ये श्रम साध्य काम है और अच्छा काम ये है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम CO2 को सुखा दें। चलिए अगली PPT लगाइए। चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन क्या है? क्या पढ़ते हैं? ग्रीन कार्बन क्या है? देखिए, जब भी ग्रीन कार्बन पूछा जाए पहले तो एक चित्र के माध्यम से समझिए। जो चित्र बनाया है मैंने, इसमें ये पौधों को दर्शा रहा है, चित्र पेड़ पौधों को दर्शा रहा है और पेड़ पौधों के फिर डॉट डॉट जो है, डॉट डॉट है बीच में, वो कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शा रहा है, CO2 को दर्शा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शा रहा है। ये जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जिससे कि वायुमंडल में, ग्लोबल वायुमंडल में टेम्परेचर कम होता है, CO2 की मात्रा में कमी आती है और यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक होते हैं। इसी को ग्रीन कार्बन बोलते हैं। सरल भाषा में और समझ लीजिए, ग्रीन कार्बन यदि शब्द आए, आपसे पूछा जाए ग्रीन कार्बन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जो समस्त पेड़ पौधे, वनों में जितने भी समस्त पेड़ पौधे होते हैं उनको ग्रीन कार्बन कहते हैं, क्योंकि वो पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक होते हैं। इसी को ग्रीन कार्बन कहा जाता है। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि ग्रीन कार्बन यदि पूछा जाए ग्रीन कार्बन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो वनों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको ग्रीन कार्बन कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक होते हैं, इसलिए इनको ग्रीन कार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, ब्लू कार्बन। अगला जो है शब्द है वो ब्लू कार्बन है, अर्थात नीला कार्बन, और ग्रीन कार्बन को हरा कार्बन कहते हैं। यहाँ हम ब्लू कार्बन की चर्चा करते हैं। ब्लू कार्बन जो कहाँ कहाँ देखिए, ब्लू कार्बन CO2 इन ओशियन, कोस्टल इकोसिस्टम एंड मैंग्रोव, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। आप इसको अगर आपके पास कलम और पेन है, हिंदी भी कर सकते हैं। महासागर में लिखवा रहा हूँ, महासागरों में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा लिखिए, महासागर और कोस्टल, महासागर और समुद्र के किनारे और मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लू कार्बन कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना, कार्बन सिंक का काम
पेड़ पौधे भी करते हैं, परंतु ब्लू कार्बन की परिभाषा अलग है। ब्लू कार्बन कहता है कि महासागरों और समुद्रवर्तीय पारिस्थितिक तंत्र और मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लू कार्बन कहा जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक है। मैं इसके एंड में आपसे पूछूंगा ब्लू कार्बन क्या है, ग्रीन कार्बन क्या है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं ब्लैक कार्बन। तीसरा होता है ब्लैक कार्बन, किसे कहते हैं? तो लकड़ी का कोयले को जलाने से जो कार्बन के जो कण निकलते हैं उनको ब्लैक कार्बन कहते हैं। ब्लैक कार्बन, लकड़ी के कोयले को जलाने से कार्बन के जो कण निकलते हैं उनको ब्लैक कार्बन कहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ध्यान रखें, ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक होते हैं, जबकि ब्लैक कार्बन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है कथन के रूप में कि ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, जबकि ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको ऊपर कीजिए, कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं। पीपीटी को ऊपर करें, बस। ये जो बीच में लाल कलर का ये धब्बा आ रहा है इसको हटा दें। बीच में आपने मतलब जो पीले कलर का किया, हाँ बस ठीक है, बस बस, थैंक यू। चलिए कुछ क्लाइमेट चेंज में जो टर्म्स हैं हम इसको पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है? सबसे ऊपर है फर्स्ट कार्बन क्रेडिट, इसको टिक करें लक्ष्मण जी, कार्बन क्रेडिट को। है 1 टन CO2, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर के उत्सर्जन की अनुमति। देखिए कार्बन क्रेडिट होता है कि भाई किसी देश को या किसी भी देश को कि आप कितना कार्बन क्रेडिट है आपके पास कि आप इतना कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं, मतलब वायुमंडल में इतना कार्बन आप छोड़ सकते हैं, तो उसको कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। और कार्बन क्रेडिट की जो परिभाषा है 1 टन CO2 यानी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर के अन्य गैसों के उत्सर्जन की अनुमति को हम कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कार्बन क्रेडिट किसे बोला जाता है, तो आप कहिए 1 टन CO2 की मात्रा या उसके बराबर की मात्रा को कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। अब हम आते हैं कार्बन ट्रेडिंग पर। ये समझना बहुत जरूरी है, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन का व्यापार कैसे होता है। इसको मैंने उसके माध्यम से समझाया, कार्बन ट्रेडिंग को एक निशान के माध्यम से समझाया है। इसको थोड़ा सा, यदि ये ग्रीन लाइन ये है, डार्क है, इसको हटा दें तो अच्छा रहेगा। देखिए कार्बन ट्रेडिंग क्या है कि आपको एक एक्स देश और एक वाई देश है। अगर एक्स देश में 100 टन CO2 के उत्सर्जन की अनुमति है, दोनों देशों को क्या है CO2 छोड़ने की अनुमति है। अगर एक्स देश ने 90 टन CO2 छोड़ी तो 10 टन उसकी बच गई, और यदि वाई देश ने 100 टन की जगह 110 टन CO2 का उत्सर्जन कर दिया, लक्ष्मण जी साउंड की प्रॉब्लम है क्या? आ रही सर, क्लियर आ रही, थोड़ी अटक रही थी, अभी क्लियर आ रही। अच्छा अच्छा, देखिए 2 देश हैं, मान लीजिए मैं कार्बन ट्रेडिंग को समझाऊं। दोनों देशों को अनुमति है कि 100 टन कार्बन आप छोड़ सकते हैं, 100 टन आप छोड़ सकते हैं। अगर एक देश ने 100 टन ना छोड़ते हुए 90 टन कार्बन छोड़ा तो उसने 10 टन उसको क्रेडिट मिल गया, मतलब 10 टन और उसके पास बचा है। और यदि बाई देश ने 100 टन की जगह 110 टन छोड़ दिया तो यह 10 टन का उसने मतलब ज्यादा छोड़ दिया।
तो ये व्यापार होगा ऐसे कि जो एक्स देश है अपना 10 टन कार्बन को वाई देश को दे देगा, वाई देश को दे देगा, अर्थात एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि मेरा जो 100 टन था उसमें से 90 टन कार्बन मैंने छोड़ दिया है वायुमंडल में एक वर्ष में, और 10 टन को मैंने अमुक देश को बेच दिया है। जो देश 10 टन कार्बन जैसे ज्यादा उपयोग हो गया उसको खरीदेगा, तो वह देश उसको पैसे देगा जिसने 10 टन कार्बन बेचा है, उस देश को पैसे देगा। तो यह एक व्यापार होता है कार्बन ट्रेडिंग का। चलिए अब अगली पीपीटी लगाइए। हाँ, पीपीटी 15। अब हम आते हैं कार्बन स्पेस किसे बोलते हैं। कार्बन स्पेस का परिभाषा है, या जो कार्बन स्पेस है, CO2 की अधिकतम वह मात्रा जो वायुमंडल में रह सकती है। CO2 की अधिकतम वह मात्रा जो वायुमंडल में रह सकती है। अब देखिए हमारा जो वायुमंडल है उसमें भी प्रत्येक देश का अपना हिस्सा है। जैसे हम 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एक साल में छोड़ेंगे, तो ऊपर वायुमंडल में भी हमारा एक हिस्सा होगा कि हम उस 100 टन को वायुमंडल में छोड़ेंगे तो वह वायुमंडल में रहेगी CO2। परंतु आज स्थिति ये बन गई है कि वायुमंडल में चिन्हित करना बड़ा मुश्किल है कि इस देश का ये हिस्सा है। परंतु परिभाषा याद रखिए, यदि आपसे पूछा जाए कार्बन स्पेस क्या है, तो आप बोलेंगे CO2 के अधिकतम वह मात्रा जो वायुमंडल में रह सकती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट है प्रति इकाई उत्सर्जित CO2 की मात्रा। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, तो आप इसका आंसर दोगे प्रति इकाई उत्सर्जित CO2 की मात्रा को हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। अब आता है ग्रीन इकोनॉमी। अगला शब्द ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ग्रीन इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था का विस्तार इस रूप में किया जाना जिससे जलवायु पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, अर्थात तापमान ना बढ़े। ग्रीन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का विस्तार इस रूप में किया जाना जिससे जलवायु पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, अर्थात तापमान ना बढ़े, उसको हम ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं। ग्रीन इकोनॉमी का अर्थ है कि हम अपनी इकोनॉमी को ऐसा विस्तार करें जिससे टेम्परेचर ना बढ़े, नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। अब आता है ग्रीन फाइनेंसिंग। अगला शब्द ग्रीन फाइनेंसिंग होता है बैंकों द्वारा ऐसे लोन दिया जाना जिस काम को करने से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पर्यावरण को बचाना। ग्रीन फाइनेंसिंग का अर्थ है बैंक ऐसे काम के लिए लोन दे जो पर्यावरणीय मित्र हो। ग्रीन कार्बन स्पेस, कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन फाइनेंसिंग, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग। ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन और ब्लैक कार्बन तो अभी हमने पढ़ा, आप समझ गए होंगे और आप उसको और अच्छे से कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं कि इस चैप्टर से यूपीएससी ने अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम करते हैं। क्वेश्चन 1 पर आते हैं और बड़े धैर्य के साथ इस क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं, इसी चैप्टर्स में से। यदि जिन लड़कों ने, स्टूडेंट्स ने लेक्चर को सुन भर लिया होगा तो वो क्वेश्चन का आंसर निकालने में कोई समस्या नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूपीएससी 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में
कुछ वैज्ञानिक पश्चात मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। अब आप सोचोगे यार ये तो बड़ा पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, कूल रहना। देखिए ये पूछा ये जा रहा है कि जो तापमान को कम करने के लिए, आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया, सही भी है आंसर जिन भी सज्जन का है। ये तापमान को कूल कम करने के लिए, इसको जो सरल भाषा में मैं समझाऊं, तापमान को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो उपाय बताए हैं, बहुत बढ़िया, ये भी सही आंसर है, उपाय बताए हैं, वो उपाय किससे संबंधित हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, यह गलत है, इससे संबंधित कृत्रिम वर्षा की तो कोई बात ही नहीं की वैज्ञानिकों ने। दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, इसकी भी कोई बात नहीं कही है वैज्ञानिकों ने, ये ऑप्शन भी गलत है। सी, पृथ्वी और सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, इसकी भी कोई बात नहीं की है वैज्ञानिकों ने, ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम चौथे ऑप्शन को देखते हैं, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, इसकी बात कही है वैज्ञानिकों ने और वह 3 रूपों में कही है। पहला रूप है महासागरों में प्लास्टिक की चादर बिछा दो, दूसरा है पृथ्वी के वायुमंडल में मिरर लगा दो, तीसरा है सल्फर के कणों को बैलून में भरकर फैला दिया जाए। अगर सल्फर के कणों को बैलून में भरकर फैलाएंगे तो जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी, तो तापमान कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगली पीपीटी लगाइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसको हमने अभी अभी पढ़ा है, कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन सिक्वेशन, संग्रहण ही वही शब्द है। अब हम आते हैं इसके ऑप्शंस पर। ए, वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। क्वेश्चन पढ़ते ही साथ आंसर, वेरी गुड, आंसर भी सही है, मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। बी, वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। सी, वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता। सी, वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुई जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। आंसर आ गया है, जिसने भी आंसर ए दिया है वो सही है, हमने इसको अभी अभी पढ़ा था। और आंसर है वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। यदि हम पेड़ पौधे ज्यादा लगा देंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे। देखिए एक कार्बन, हमने एक उपाय था जियोलॉजिकल उपाय कि कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण करें और उसको एक ड्रिल करें और उस छेद में हम कार्बन डाइऑक्साइड गड्ढा करके डाल दें। वो उपाय एक एफ्रोडेशन का उपाय था कि भाई अधिक से अधिक पेड़ लगा दें और वो कार्बन सिंक का काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो यूपीएससी 14 में पूछा गया है, पीपीटी को आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ें जो यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आपको उत्तर देना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जो विश्व तापमान है पूर्व औद्योगिक स्तर से
मतलब जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। जब पूर्व औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, परंतु यदि ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया मान लो, तो क्या प्रभाव होंगे? पहला प्रभाव, मरुस्थलीय जीव मंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। जो मरुस्थलीय जीव मंडल है, मरुस्थल के जीव जंतु हैं, वो कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होंगे, अर्थात वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। मर्त्यता का अर्थ है कि मृत्यु होगी। जो प्रवाल हैं, प्रवाल जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो प्रवाल कम हो जाएंगे। तीसरा है, सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमियां स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। डी है, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। अब इसका आंसर क्या हो सकता है ये बताइए। ये आंसर डी गलत आंसर है, आंसर डी। कोई और 10 सेकंड का समय और है, जो भी कोई आंसर बताना चाहे उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। आंसर डी सही आंसर है। आंसर, चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ आंसर तो ऐसे होते हैं जो हमें लगता नहीं कि संभव होंगे। जैसे हम 3 और 4 कथन को पढ़ें। तीसरा कथन कहता है कि सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमियां स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। देखिए यूपीएससी में को आंसर निकालना सरल काम है। देखिए आप ये बताइए, सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि, अगर यहाँ ये होता कुछ भूमंडलीय आर्द्र भूमियां स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी तो यह कथन सही हो जाता। परंतु सभी लिखा है, मतलब जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं विश्व में वो सब नष्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, चाहे 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, चाहे 4 डिग्री बढ़ जाए, चाहे 5 डिग्री बढ़ जाए। मतलब कुछ ऐसे आंसर होते हैं जो संभव ही नहीं है। तो 3 नहीं हो सकता। 3 को क्रॉस कर दो लक्ष्मण जी, 3 को क्रॉस करो। नहीं, ये 3 तीसरे कथन को क्रॉस करो। और चौथा कथन है, अनाज की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तो यार यह भी बिल्कुल अजीब सा कथन है कि अगर ये होता अनाज की खेती कहीं कहीं संभव नहीं हो पाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये सत्य कथन हो जाता। पर कहीं भी संभव नहीं होगी, यह तो बिल्कुल असत्य कथन हो गया। यानी इसको भी क्रॉस कर दो, चौथे कथन को भी क्रॉस कर दो। अब देखिए 3 और 4 क्रॉस होने के बाद अपनी स्थिति क्या होती है सही उत्तर में। 3, 4 जहां जहां होंगे उनको क्रॉस कर दो। सी आंसर और डी आंसर अपने आप गलत हो जाएंगे। इधर लाओ, नीचे नीचे लाओ, नीचे। ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें 3, 4 है। ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन क्रॉस कर दो, ऑप्शन सी और डी को क्रॉस कर दो लक्ष्मण जी। हाँ, ऑप्शन सी और डी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट को पढ़ते हैं अपन। मरुस्थलीय जीव मंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। यह कथन सही है क्योंकि जो मरुस्थलीय जीव मंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, ये बात सही है। दूसरा है, विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, यानी बड़े स्तर पर जो प्रवालों की मृत्यु होगी, यह बात भी सत्य है। इसको सही कर दीजिए। अगर यह कथन ये होता कि सारे प्रवाल मर जाएंगे तो यह कथन गलत हो जाता। अतः इसका आंसर निकल के आया आंसर बी 1 और 2। आंसर बी 1 और 2 कथन सही है। देखो कॉमन सेंस से हमने हल कर लिया इसको। चलिए अगला पीपीटी लगाइए। अगली पीपीटी, क्वेश्चन 4। वायु में CO2, यह क्वेश्चन यूपीएससी की 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। वायु में CO2 की वृद्धि हुई, बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वायु में CO2 की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए
वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। बी, सौर विकिरण को परावैगनी अंश को अवशोषित करती है। सी, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है। डी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। लक्ष्मण जी डी को अंडरलाइन कर दें, बहुत बढ़िया, डी को अंडरलाइन करें। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। आप लोग 2 लाइनें लिख लीजिए, पेन और कलम लेके बैठते हैं। यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो यह सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करेगी। यह चूंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, पर आगे के टॉपिक में इसको पढ़ाया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको मतलब आप लोग समझ लीजिए। चलिए अगले जो 2 क्वेश्चन हैं, वो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 5, SF6 एक ग्रीन हाउस गैस है। SF6 है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बी, यह सौर विकिरण का परावर्तन करती है। सी, यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित करती है। डी, उक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसके आंसर आपको ही देना है। तो अगर इसका आंसर आपको नहीं आता तो आपको इसको फिर से एक बार वीडियो को देखने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं और यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 का आंसर पढ़ते हैं। उच्च स्तरीय पश्चात बादलों का प्रभाव सामान्यतः, हमने जब पढ़ाया था कि टेम्परेचर को बढ़ाने कौन कौन से बढ़ाते हैं, कौन कौन से कम करते हैं, प्राकृतिक और मानवीय कारण, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो उच्च स्तरीय पश्चात बादल हैं वो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है। एक, बी, वायुमंडल के तापमान को कम करता है। सी, वायुमंडल के तापमान को नियत स्तर पर रखता है। डी, नन ऑफ द एबव। मैं स्कूटर को ठीक करती हूँ। सही। चलिए जिन्होंने आंसर दिया है, बहुत से लोगों ने आंसर सही दिया है। अगर इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको फिर से यह वीडियो रिपीट करके देखना है। चलिए क्लाइमेट चेंज का यह जो 7वां लेक्चर है, आज 7वां लेक्चर समाप्त हुआ और अगले संडे से हम पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण क्या है उनको पढ़ेंगे। और अगर इस टॉपिक पे किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। हेलो सर। जी सर, ये जो आपने कार्बन ट्रेडिंग वाला टॉपिक पढ़ाया, उसमें आपने बताया कि हर देश के पास, हर कंट्री के पास 100 टन कार्बन छोड़ने की। सर ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि कौन से देश ने कब कितनी कार्बन वायु छोड़ी? देखिए, जो मैंने कार्बन ट्रेडिंग की बात की थी, पहली बात तो समझ लीजिए, जो एग्जाम्पल है मैंने एक उदाहरण के रूप में लिया था कि 100 टन कार्बन छोड़ सकता है, एक उदाहरण है, ठीक है, कि 100 टन छोड़ सकता है। अच्छा सर।
उसमें मैंने ये समझाया था कि अगर मान लीजिए एक दो देश हैं, भारत और पाकिस्तान 100 टन कार्बन छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर भारत ने 90 टन ही छोड़ा, 10 टन बचा लिया, और पाकिस्तान ने 110 टन छोड़ दिया और इतना मतलब एक्सेस कर दिया 10 टन, तो उसे 10 टन किसी देश से खरीदना होगा। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि यह कैसे कैलकुलेट होता है कि कौन कितना छोड़े। एक संस्था है UNFCCC और जिसकी साइंटिफिक बॉडी है IPCC, ठीक है। IPCC अपनी मीटिंग में यह तय करती है कि विकसित देश और विकासशील देश और अन्य पिछड़े देश, ठीक है, जो विकास की स्थिति में है, विकसित देश का मापदंड इतना रहेगा कि आप कितना कार्बन छोड़ सकते हैं, वो लिस्ट जारी करेगी। विकासशील देश विकसित देश से ज्यादा कार्बन छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी वहाँ संसाधनों की कमी है, और पिछड़े देश उससे ज्यादा कार्बन छोड़ सकते हैं। एक नियत दिया जाता है, फिर इसका कंट्रोलिंग की जाती है। UNFCCC जो IPCC की एक रिपोर्ट आई है, जो आज मैंने जिक्र किया था, उस रिपोर्ट में वह यह दर्शाता है किन किन देशों ने अपने निर्धारित मापदंड से ज्यादा कार्बन छोड़ा। उनका एक कैलकुलेशन होता है, उस आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया सर। और ये स्वतंत्र जो मैंने बताया था वो एक समझाने के लिए बताया था। अगर मैं इसको 90 टन ले लूं या 70 टन ले लूं तो एक स्वतंत्र एक समझाने के हिसाब से अच्छा फिगर है। जी सर, समझ गया। और किसी का क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा ये बताइए आप सारे स्टूडेंट, अभी ये जो इन्वायरमेंट है आपको समझ में तो आ रहा है? जी सर। और आप लगातार इससे अपने नोट्स बना रहे हैं? यस सर। क्योंकि अब ये इन्वायरमेंट आखिरी चरणों में है, अंतिम चरण में है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा कुछ दिनों बाद, और इन्वायरमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSC में, और UPSC मेंस में तो इसका काफी रोल है इन्वायरमेंट का। यदि हमने इन्वायरमेंट को समझ लिया तो ये मानते चलिए कि UPSC 3 तो निकलेगी ही, मेंस का बहुत बड़ा पोर्शन इन्वायरमेंट है, वहाँ भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिए कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम शुरू से ही पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है। इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी हमें ठीक है, हम उससे परिचित हैं। ज्योग्राफी से भी थोड़ा बहुत परिचित हूँ, तो हमको कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनसे हम परिचित नहीं है, हमें उसका दायरा हमें बढ़ाना है, हमें टेंशन लेना है, क्योंकि हमें यदि अंततः एग्जाम को फाइट करना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए लक्ष्मण जी, हम आज लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यानपूर्वक हमारा लेक्चर सुना। अब जो अगले संडे को फिर से इन्वायरमेंट और इंडियन पॉलिटी के लेक्चर लिए जाएंगे। धन्यवाद आप सभी।